युवाओं को और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलना, परजीवी बोलना, ये सीजीआई की जो गरिमा है उसको शोभा नहीं देता। और ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही गलत कमेंट है। और एक तरह से गाली है। और बेरोजगारी देखो, आपको देश में कितनी बेरोजगारी है। नीट का पेपर अभी अभी आपको देखा, लीक हुआ, कैंसिल हो गया। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से लोग नौकरी पर लग नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पर नौकरी की वैकेंसी निकल भी रही है, लीक नहीं भी हो रहे हैं, तो लोग कोर्टों में चले जाते हैं, वो मैटर टल जाता है, स्टे हो जाता है। तो मैं दिख रहा हूँ कि पिछले जब से सरकार ये बीजेपी आई है केंद्र में, तब से तो ये नौकरी देना नहीं चाहती है। ऐसा माहौल बन गया। तो लोग तो बेरोजगार वैसे भी हैं, बेरोजगारी पहले से भी थी, अब तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जब सरकार बेरोजगारी को कम नहीं कर सकती, रोजगार नहीं दे सकती, तो और अपनी मर्जी से कोई अगर सोशल मीडिया में किसी और में जाना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस इंडिया को इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस इंडिया क्या अब ये चाहते हैं कि सिस्टम पर अटैक ना हो, आलोचना ना हो। डिसेंट, आलोचना तो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आलोचना, डिसेंट को बंद कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हो जाएगा। तो आप देखो ना कि चीफ जस्टिस इंडिया का यह बयान जो संवैधानिक परंपराओं के अगेंस्ट है, हमारे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह के चीफ जस्टिस इंडिया अगर देश के बनते रहेंगे, पुराने भी चीफ जस्टिस इंडिया के विवाद चल रहा है, बहुत सारे बनते रहेंगे, तो देश में मैं बताऊँ लोकतंत्र आगे चलेगा कैसे? हम तो मोदी जी पर ही आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो है लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, जिन पर हमेशा आरोप लगता है कि इलेक्शन फेयर नहीं है, बंगाल में और जगह हम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट क्या चीफ जस्टिस इंडिया जिनकी ड्यूटी के संविधान को प्रोटेक्ट करने की है, इलेक्शन फेयर कराने की है, वो इस तरह की बात करेंगे कि बेरोजगार को एक तरह से गाली देंगे। मैं इसे गाली से भी ज़्यादा समझता हूँ। इस तरह की टिप्पणी करना, जिस तरह का मुद्दा भी सामने नहीं है, और बेतुकी बात करना, ये जुडिशियल सिस्टम की गरिमा को गिराने जैसा है। ये उन्होंने जो बोला है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अपने अध्यक्ष से और सभी लोगों से, साथी वकीलों से कह रहा हूँ कि इस पे एक रिजोल्यूशन पास करो, ताकि देश के सामने जो बेनकाब हुआ चेहरा इनकी भाषा से, जस्टिस सूर्यकांत की भाषा से, ये तो ऐसे कर दिया ना जैसे मोदी का काम और आसान कर दिया चीफ जस्टिस ने कि तुम बोलो नहीं, मैं यहीं से बोल दूंगा। यस यस, अरे जांच तो एक ही करा दो, आपको मान जाएंगे हम, आप सच्चे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। जांच करा दीजिए प्राइम मिनिस्टर की डिग्री की। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों, मैं मनोज अरोन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, एक तरफ पूरे भारत में किस तरह से बेरोजगारी छाई हुई है, एक तरफ साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चुनाव से पहले बोलते हैं कि हम आपको रोजगार देंगे, युवाओं को हम मौका देंगे, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिक्षा की बात करते हैं, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से आगे ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो कैसे प्रधानमंत्री हाथ खड़े कर देते हैं। हाल ही में साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल चुनाव में कैसे बड़े बड़े वादे किए, कैसे चुनावी जनसभाएं, और साथ ही साथ साथियों सैकड़ों गाड़ियों के साथ रोड शो। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं, मतलब खत्म हो जाता है, चुनाव में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, तो कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों हाथ खड़े कर देते हैं और देश से अपील करते हैं कि आप लोग एक साल तक सोना ना खरीदें। देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। जो इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हुई है, इसका असर पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ा है, और इसको कहीं ना कहीं हमें समझने की ज़रूरत है। पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि आप डीजल पेट्रोल कम यूज़ करें, हो सके तो आप मेट्रो में यात्रा करें। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ तक की अपील की थी कि आप जो घरेलू तेल का इस्तेमाल करते हैं खाने पीने के लिए, वो तेल भी कम यूज़ करें। तो साथियों, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव में हज़ारों लीटर पेट्रोल फूंक देते हैं, और जब पेट्रोल ख़त्म हो जाते हैं तो देशवासियों को सुझाव देते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च लगाते हैं अपने चुनाव प्रचार प्रसार में, और वहीं दूसरी तरफ ये बोल देते हैं कि अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर हो चुकी है, आप लोग सोना ना खरीदें। तो साथियों, आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। एक बार जब बेरोजगारी की बात आई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो पकौड़े बेचें। वाह मोदी जी, अच्छा हुआ कि आपने बता दिया कि हमारे देश के जो बेरोजगार युवा हैं पकौड़े बेचें। भला उनके माता पिता को क्या पता था कि हमारे बच्चे अगर पकौड़े बेचेंगे तो शायद लखपति हो जाएंगे। हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक कह रहे हों, क्योंकि चाय बेचते बेचते भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए। हो सकता है कि युवा बेरोजगार पकौड़े बेचते बेचते देश का राष्ट्रपति बन जाए, सांसद विधायक बन जाए। खैर साथियों, आपको बता दें कि सिर्फ दोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं है,
दोस्त हमारे देश की जनता का भी है। अगर चाय बेचने वालों को आप देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या वो देश में रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा? अगर चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो सिर्फ चाय पकौड़े की ही बात करेगा। अगर मंदिर में घंटा बजाने वाले को आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो क्या वह शिक्षा की बात करेगा? क्या वह स्कूलों की बात करेगा? वह मंदिर की ही बात करेगा। कैसे साथियों, आपने देखा कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने 27,000 से अधिक स्कूलों को बंद कर दिया। उसके बाद 27,000 से अधिक शराब की दुकानों को खोला। तो आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सोच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच क्या है। दोनों को आपने सत्ता में बिठाया है। एक को चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री आपने बनवा दिया और दूसरी तरफ जो मंदिर में घंटा बजाने वाले थे उनको आप उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिए। ये दोनों क्या विकास करेंगे? इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? रोजगार की उम्मीद कर सकते हैं? शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं? किस विकास की उम्मीद कर सकते हैं? ये तीर्थ यात्रा ही करेंगे, मंदिर ही बनवाएंगे और देश को आडंबर अंधविश्वास में ही झोंकेंगे। देश में जितने भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार देने की बात नहीं करेंगे, उनको चाय पकौड़ी बेचने की बात करेंगे। अब बता दें साथियों कि ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हाल है। लेकिन साथियों, जिनसे आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसे बयान दे, वो भी खास तौर से हमारे देश के बेरोजगार युवाओं का मज़ा लेते हुए, तो आप समझ सकते हैं साथियों कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में सभी को बराबर का अधिकार दिया, सभी को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया, सभी को स्वतंत्र रूप से बिजनेस करने का अधिकार, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, सभी को नौकरी करने का अधिकार, सभी को बोलने का अधिकार, सभी को खुलकर जीने का अधिकार, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान देता है। लेकिन साथियों, ये जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, जो जनता के चुने द्वारा ये अपना पद हासिल किए हैं, लेकिन कैसे ये जनता पर शोषण कर रहे हैं। मतलब ये भूल गए हैं कि आज हम जो भी कुछ है जनता द्वारा है, संविधान द्वारा है। अगर संविधान हमें ये मौका नहीं देता तो फिर आज हम इस जगह पर नहीं होते। वैसे राजनीतिक मंचों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के सामने बोलते हैं कि आज यदि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, जिन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा कि हमारे जैसे निम्न वर्ग का आदमी भी जो चाय बेच रहा हो वो भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद कैसे देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बता दें साथियों कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस सूर्यकांत हैं, इनका एक बयान जो मौखिक रूप से उन्होंने बयान दिया था, उन्होंने कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे पैरासाइट्स हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं और आप उनके साथ हाथ मिलाना चाहते हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो रोज़गार न मिलने और पैसे में जगह न बना पाने के कारण काकरोच की तरह हर जगह फैल जाते हैं। उनमें कुछ सोशल मीडिया पर सक्रिय हो जाते हैं, कुछ आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं, कुछ दूसरे तरह के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और फिर हर किसी पर हमला शुरू कर देते हैं। तो साथियों, आप इसी बात से उम्मीद कर सकते हैं कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सोच किस प्रकार की है। मतलब सरकार पर अगर आप हमला करते हैं, अगर सरकार के खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं, तो इनकी दृष्टि से आप काकरोच हैं, आप परजीवी हैं। तो सोचिए साथियों, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो युवाओं का मजाक उड़ाते हैं कि आप लोग पकौड़े बेचें, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो काकरोच बताते हैं। यानी ये लोग तो रोज़गार नहीं देंगे। अगर आप खुद का रोज़गार खोज लेते हैं, आप सोशल मीडिया से जुड़कर काम करते हैं। वैसे साथियों, आपको बता दें कि अगर
गूगल विदेशी कंपनी नहीं होती, अगर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे जितने भी ऐप्स हैं अगर भारत के होते हैं, भारत सरकार के कंट्रोल में होते हैं, तो शायद आप इस तरह से स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता नहीं कर पाते, स्वतंत्र रूप से आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन साथियों, ये चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गूगल जो कंपनी है विदेशी कंपनी है। तो यहाँ पर इन लोगों की जब दाल नहीं गल रही है, तो फिर अब किस तरह से युवाओं पर ये हमला कर रहे हैं। सोचिए साथियों, अभी आपने देखा साथियों कि नीट पेपर लीक होने के बाद लगभग 23 लाख युवाओं के पेट में लात मारने का जो काम की है सरकार, ये साथियों हर बार होता है। 2024 में भी पेपर लीक हुए थे नीट के, फिर 3 मई 2026 को जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद किस तरह से पेपर लीक हुआ, ये साथियों आपने देखा। कैसे आज तमाम युवा सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग हो रही है। साथियों, इसी बात से आप समझ सकते हैं कि देश के युवाओं को लेकर कितनी जिम्मेदार है ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट। अब बता दें साथियों कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के इस बयान पर जब सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ कहीं ना कहीं पोस्ट किए जाने लगे, इनके खिलाफ तमाम जितने भी पत्रकार हैं वो आवाज़ उठाने लगे, तो फिर इन्होंने बयान बदल दिया। बता दें साथियों कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो बयान बदलते हुए क्या लिखते हैं कि यह पूरी तरह बेबुनियाद है कि मैंने अपने देश के युवाओं की आलोचना की। मैं न केवल वर्तमान बल्कि भविष्य की मानव संसाधन क्षमता पर भी गर्व करता हूँ। भारत का हर युवा मुझे प्रेरित करता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय युवाओं का मेरे प्रति गहरा सम्मान है और मैं भी उन्हें विकसित भारत के स्तंभ के रूप में देखता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बयान बदलते हुए किस तरह से एक बार फिर से बयान दिया। उसके बाद साथियों आपको बता दें कि तमाम जो भी सोशल मीडिया पर यूज़र हैं किस तरह से इनको घेरने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सुनील लस्ते जी लिखते हैं कि मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। देश के युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनहित के मुद्दों को उठाने वालों को कॉकरोच जैसी उपमा देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। जब देश बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता से जूझ रहा है, तब व्यवस्था से सवाल पूछने वाले युवाओं को अपमानित करना न्याय व्यवस्था की गरिमा को कमज़ोर करता है। हम मानते हैं कि लोकतंत्र में असहमति अपराध नहीं बल्कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है। जो युवा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं वे देश के दुश्मन नहीं बल्कि बदलाव की उम्मीद हैं। आगे डॉक्टर लक्ष्मण यादव लिखते हैं कि लोकतंत्र में असहमति की आवाज़ को परजीवी या कॉकरोच कहना केवल शब्दों का नहीं, संवैधानिक संवेदनशीलता का प्रश्न है। बेरोजगारी और अवसरहीनता के इस दौर में युवा व्यवस्था के शत्रु नहीं बल्कि उसकी विफलताओं के साक्षी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता और पत्रकार लोकतंत्र के निगरानी करता हैं, अवांछनीय तत्व नहीं। न्यायपालिका से अपेक्षा रहती है कि वह भाषा में संयम और दृष्टि में संतुलन रखे। आलोचना को दबाने से नहीं, संवाद से लोकतंत्र मजबूत होता है। आगे गौरव पाल यूज़र लिखते हैं, नीट की परीक्षा दोबारा होने की घोषणा के बाद 4 छात्रों ने आत्महत्या की है। सवाल पूछने वाला बेरोजगार कॉकरोच है, लेकिन पेपर लीक करने वाला क्या मिलॉर्ड? 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला था, लेकिन मिलॉर्ड अपराधियों को ढंग की सज़ा नहीं दे पाए और फिर पेपर लीक हो गया। तो साथियों, यहाँ पर तमाम यूज़रों ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने बयान देना शुरू कर दिए हैं। अब जब चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो है बुरी तरह से फंस गए, तो फिर उन्होंने किस तरह से अपना बयान बदल दिया। वही साथियों आपको बता दें कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट के वकील भी मैदान में उतर चुके हैं। आखिर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का क्या कहना है, पहले आप उनकी बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। देश के युवा, देश के बेरोजगार, देश के युवा एडवोकेट सिस्टम पे हमला नहीं करते। देश में सिस्टम सुधर जाए इसके लिए बोलते हैं, इसके लिए चर्चा करते हैं। देश का सिस्टम, देश का इलेक्शन कमीशन, देश की सुप्रीम कोर्ट, देश का हाई कोर्ट, देश का गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, जब सब संवैधानिक सिस्टम के तहत काम करें
सब सिस्टम को सैल्यूट करना चाहते हैं, सिस्टम को ही तो चाहते हैं, देश में सिस्टम ही तो नहीं बन रहा। संविधान का मकसद है देश में मानवीय व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था नहीं स्थापित हो रही, लोगों की भागीदारी नहीं हो रही, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, लोगों को काम करने नहीं दिया जा रहा, लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चुप रहती हैं। देश का बोलने का अधिकार, फ्रीडम इंडेक्स तकरीबन 160 के आसपास है 180 देशों में। किसने किया ये? इसका बीइंग एडवोकेट आप सर्वे भी करेंगे यही पाएंगे। मैं कहना चाहूँगा कि ये सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। जब लोग बोलते हैं उनको डराया जाता है सरकार के द्वारा। सरकार, असल बात लोकतंत्र में सरकार नहीं होती, लोकतंत्र में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है। सरकार शब्द भी गलत है और संविधान में कई जगह लिखा हुआ पावर 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 नहीं होती लोकतंत्र में, वो शब्द बदलने की जरूरत है। देश में सिर्फ लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होती है और सबकी जिम्मेदारी होती है और इसलिए देश में कोई सुप्रीम नहीं है, ना चीफ जस्टिस, ना कोई प्राइम मिनिस्टर, ना कोई राष्ट्रपति, ना कोई वकील। देश में सुप्रीम है देश की जनता और देश की सुप्रीम जनता के आधार पे उन्होंने बनाया है देश का संविधान, सुप्रीम डॉक्यूमेंट, सुप्रीम लॉ। उसके हिसाब से सब काम करें, सब उसके मात हत हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी वहन करने का काम है। जो भाषा यूज की है जस्टिस सूर्यकांत ने, वो भाषा किसी जज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के लिए भी अशोभनीय है। ऐसी भाषा बोलने की किसी को छूट नहीं है और जो केस सामने नहीं है इस तरह की टिप्पणी करना, जिस तरह का मुद्दा भी सामने नहीं है और बेतुकी बात करना, ये जुडिशियल सिस्टम की गरिमा को गिराने जैसा है। उनकी भाषा ने देश के जुडिशियल सिस्टम को गिराया है, दुनिया में हमारा सिस्टम और गिरा है। इससे तो ये याद आ जाता है जब नेपाल के अंदर वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने देश के लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान के हिसाब से चलने के बजाय सरकार की गोदी में लेट के सरकारी भाषा बोल के लोगों को सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, लोगों का, लोग बात ना कर सके, नेटवर्क ना बना सके। उसी तरह की भाषा चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यूज़ करी है। सोशल मीडिया आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं जो बेरोजगार होते हैं। अरे जो बेरोजगार होता है उसी को तो जरूरत है इन्फॉर्मेशन लेने की, उसी को तो जरूरत है देश में बोलने की। और आपको बुरे लगते हैं? आप राजा हो क्या? आप राजा की अदालत के जज हो क्या? इस देश में कोई राजा है क्या? इस देश में कोई राज नहीं, किसी कोई राजा नहीं है। ये बात एक तानाशाही या शासन मानसिकता का व्यक्ति बोल सकता है। इसलिए ये उन्होंने जो बोला है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कंटेम्प्ट ऑफ 145 लोगों की अवमानना की है, मानहानि की है देश के नागरिकों की। लेकिन उन्होंने सफाई जो दी है सर, उन्होंने कहा है कि ये उनके लिए, सबके लिए, युवा बेरोजगारों के लिए नहीं था, इससे केवल जो वकील फर्जी तरीके वो भी शब्द यूज नहीं कर सकते। किसी ने कह दिया? आप इस देश के फर्जी वकील को भी ये कह सकते हो काकरोच हैं, पैरासाइट हैं। पैरासाइट वो जुडिशरी है, वो जुडिशरी में बैठे हुए लोग हैं जो देश के संविधान के हिसाब से हिम्मत नहीं कर सकते, जो सरकारों के दबाव में आके काम करते हैं। वो पैरासाइट है, पूरा देश समझ रहा है। पूरा देश जुडिशरी की में जो पैरासाइट है उनको समझ रहा है, देख रहा है और पानी नाक से ऊपर जा चुका है। इसलिए पूरी जुडिशरी को चौकस होना चाहिए, देश के प्रति समर्पित, संविधान के प्रति समर्पित होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को इकट्ठे होकर चीफ जस्टिस से माफ़ी मांगने के लिए कहना चाहिए और उनको मास्टर ऑफ रोस्टर के पद से हटाना चाहिए। यही हाई कोर्टों में भी होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हमारे वकीलों के जो हमारा संगठन है, मैं उनके अपने अध्यक्ष से और सभी लोगों से, साथी वकीलों से कह रहा हूँ कि इस पर एक रिजोल्यूशन पास करो ताकि देश के सामने जो बेनकाब हुआ चेहरा इनकी भाषा से, जस्टिस सूर्यकांत की भाषा से, वो ये ना लगे कि वकील भी देश के साथ नहीं है, वकील उनके खिलाफ नहीं बोल पा रहे, वकील उनको नकेल नहीं लगा पा रहे। इस देश में अगर जज रथ को घोड़े की तरह से, मैं साधारण एग्जाम्पल दूँ, उसको अन्यथा ना लें, तो उसका चालक अगर कोई है तो देश के वकील हैं। तो देश के वकील अगर सही नकेल और कानून को लेके उनके सामने पेश नहीं होंगे, कानून याद नहीं दिलाएंगे, तो रथ कहीं भी जा सकता है, जो आजकल दिखाई दे रहा है। सर मोदी जी ने भी आंदोलन जीवी कहा था, उस टाइम पे परजीवी भी बोला था, सेम वही भाषा यस यस, ये तो ऐसे कर दिया ना जैसे मोदी का काम और आसान कर दिया चीफ जस्टिस ने कि तुम बोलो नहीं, मैं यहीं से बोल दूंगा, मेरे खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता, तुम तो पॉलिटिशियन हो, कोई बोल देगा, मेरे खिलाफ कोई बोल। आज पूरा देश सबसे ज़्यादा बोल रहा है चीफ जस्टिस के खिलाफ और देश को बोलना चाहिए। जुडिशरी देश के लिए है, देश जुडिशरी के लिए नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत देश की सेवा और अपनी ड्यूटी निभाने के लिए है, वो देश का मालिक नहीं है। तो इसीलिए जो ट्रोल करें, देश की बोलने की आज़ादी हम बढ़ाना चाहते हैं,
देश के बोलने की आज़ादी, प्रेस इंडेक्स और ट्रांसपेरेंसी सबसे गिरावट स्तर पे है। इंडिया पड़ोसी देशों से भी पिछड़ा हुआ है, इसलिए और उसमें सबसे बड़ा रोल बीइंग एडवोकेट हम कहेंगे वो इस देश की जुडिशरी का है। जुडिशरी संविधान के साथ अगर खड़ी होती, संवैधानिक संस्थाओं के काम में ट्रांसपेरेंसी अगर लाती, संविधान को बचाने के लिए और देश के लोगों के फंडामेंटल राइट के लिए काम करती, तो देश की ये दयनीय स्थिति नहीं होती। नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों, सरकार से भी ज़्यादा अगर कोई दोषी है तो देश की जुडिशरी दोषी है देश के इस हाल के लिए। ये मुद्दा तो ट्रांसपेरेंसी का ही था, उस पर उनको बोलना था, लेकिन ये मुद्दा जो बोला है ये कैसे कनेक्ट कर लिया लोगों ने कि ये हमारे लिए बोला है, युवाओं के अरे लिए? भाषा ही क्लियर है, उसे पता चलता है कि दिमाग में क्या है, सोच क्या है चीफ जस्टिस की। शब्दों से ही तो हमारा पता चलता है हम क्या हैं। शब्द बता देते हैं मेरा चरित्र, मेरी पर्सनालिटी, मेरी शिक्षा, मेरे संस्कार, शब्द ही बताते हैं। तो इन शब्दों से क्या समझा जाए। सीनियरिटी पद का दर्जा देने की बात को लेकर के वकील आए थे। दूसरा, सीनियरिटी का गोरख धंधा देश में चल रहा है जुडिशरी में, हमारे एडवोकेट एक्ट में प्रोविजन है, वो गलत है। वो अंग्रेजों के टाइम की गुलामी है जो अपने चेले चाटे चमचों को सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर देते थे। आज भी वो प्रथा चल रही है, उस पर कोई भी अरे सुओ मोटो उस पर लो एक्शन। अब वकीलों को उस पर आवाज़ उठानी चाहिए। उसमें बहुत बार लामबद्ध करते हैं वकील। जुडिशरी में जज ही कह चुके इस देश के कि जज बनने के लिए कैसे जुगाड़ करते हैं लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आने के लिए, ऐसे ही वकील लोग सीनियर डेजिग्नेट होने के लिए जुगाड़बाजी करते हैं। ये सब किसी से छुपी नहीं है, सारे वकीलों को पता है इस बात का। और इससे खर्चीला हो रहा है जुडिशियल सिस्टम, और जानबूझ के कुछ लोगों पे मोहर लगा दी जाती है कि वही ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए वो मोटी मोटी फीस लेके खर्चीला और देश के लिए न्यायिक सिस्टम बनता है। इसलिए कंज्यूमर ऑफ दी जस्टिस, देश की जनता जिनको वकीलों को यूज करना है, वकीलों एंगेज करने हैं, ये उनका काम है। ये कोर्टों का काम नहीं है कि वो वकीलों पे मोहर लगाए तुम सीनियर हो गए बाकी जूनियर रह गए। ये देश की जनता को तय करना है, इसलिए ये गोरख धंधा भी बंद होना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट होनी चाहिए। और चीफ जस्टिस को इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए था। चीफ जस्टिस संज्ञान क्या ले रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हमारी बार एसोसिएशन के संविधान बदलने पे लगी हुई है, जो कि गलत है। चैलेंज है ये वकीलों के लिए कि हमारी संस्था उसमें फैसले सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि कौन सेक्रेटरी बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, और उसमें औरतों की, महिलाओं की रिजर्वेशन कर दी। उस पर मुझे मतभेद नहीं है, मगर इस बात पे है अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं भी और SC ST OBC के वर्ग की चिंता क्यों नहीं? देश की सारी बार एसोसिएशनों में, देश के बार काउंसिल में क्यों नहीं होना चाहिए उन लोगों के लिए? वरना क्या है, यहाँ पे जीतने का जुगाड़ है, बार बार वही लोग रिपीट होते हैं। ये एक तरह का कब्जा सिस्टम है। अगर तोड़ना है कब्जा तो लोगों को, हर समाज के हर वर्ग को इसमें आना चाहिए। दूसरा, जज बनने का रास्ता क्या है इस देश में? कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधा जुगाड़ है इसमें देश में। और उसमें कौन लोग जाते हैं? ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो सरकारी वकील ज़्यादा रहते हैं। सरकारी वकील कौन बनते हैं? जैसे अब आपने श्रवण कांता शर्मा के लड़के को देखा होगा, सुना होगा, करोड़ों के केस, कितनी उम्र, कितने केस। नेताओं के बच्चे, ब्यूरोक्रेसी अफसरों के बच्चे, जजों के बच्चे पैनल पे जाते हैं, उनको केस मिलते हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, देश का पैसा उनके घरों में जाता है। और दूसरे आम किसी घर का नया बच्चा वकील भूल भटक के उस पैनल में शामिल भी हो जाता तो उनको मुकदमे नहीं मिलते। तो ये सिचुएशन है। फिर वही लोग कि इन्होंने ज़्यादा केस किए हैं, वही लोग जुगाड़ी या उन्हीं का जुगाड़ बन पाता है जज बनने का। वही फिर चंद्रचूड़ के बारे में कहा था जस्टिस काटजू ने, वो ज़्यादातर पे लागू होता है कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जब जज था चीफ जस्टिस, वो चक्कर काटता था दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में अपना जुगाड़ फिट करने के लिए। ये काटजू ने कहा, चंद्रचूड़ के बारे में कहा, और चंद्रचूड़ इसका जवाब नहीं दे पाया। दूसरा, जेटली ने कहा पार्लियामेंट के अंदर कि जितने भी जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के, रिटायरमेंट से पहले इस तरह के फैसले देते हैं। उनका कहने का मतलब ये था सरकार की गोद में बैठ जाते हैं और उसी तरह के फैसले देते, जनता के हक में फैसले नहीं देते, ताकि उनका जुगाड़, सरकार उनसे नाराज ना हो और कोई कमीशन ट्राइब्यूनल में उनके अपॉइंटमेंट हो जाए। जितने ट्राइब्यूनल कमीशन है, ये इनमें जजों का कोई काम नहीं। पूर्णतः ये काले कानून बंद हो जाने चाहिए। इससे जुडिशरी कमज़ोर होती है, इंडिपेंडेंट नहीं रहती, और लोग आफ्टर रिटायरमेंट भी नौकरी के चक्कर में
संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाते। एक बयान और दिया चीफ जस्टिस ने, बोला उस टाइम पे कि बार एसोसिएशन ठीक से काम नहीं कर रही है, कि वो जो फर्जी वकील हैं उनकी डिग्रियों की जांच होनी चाहिए। उसके लिए सीबीआई को, जिसको तोता बताया था, उसी को बोला कि इसकी जांच करे। पीएम मोदी की डिग्री का जांच नहीं कर पाई आज तक। यस यस, अरे जांच तो एक ही करा दो, आपको मान जाएंगे हम। आप सच्चे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जांच करा दीजिए प्राइम मिनिस्टर की डिग्री की और दिखा दीजिए देश को। यहाँ पे तो जुडिशरी कहती है वो नहीं दिखानी। अरे अपने एफिडेविट में आदमी लिखता मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, और डिग्री नहीं दिखाते, और जुडिशरी उसी फेवर में फैसला कर रही है, तो क्या कहेगा देश? जुडिशरी पैरासाइट है क्या? जो ये देश पूछ रहा है। आज देश के लोगों में सर्वे करें तो सबसे ज़्यादा पैरासाइट अगर कोई किसी को कह रहा है तो आज के दिन वो जुडिशरी को कह रहा है, कि जिनको इतनी सुरक्षा है उसके बावजूद भी देश के लोगों के लिए काम नहीं हो रहा। देश का बोलने का इंडेक्स, देश में बोलने की आज़ादी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब झूठे मुकदमे, दबाव की, डर की राजनीति, ये सारा का सारा इस वजह से है कि जुडिशरी अपना काम नहीं कर पा रही है पूरी तरह से। न्यायपालिका के खिलाफ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, जैसे आपने बोला कि आलोचना कर रहे हैं ना। प्रोविजन नहीं हो सकता है, होना चाहिए। आर्टिकल 142 इसके लिए भी खुला हुआ है। अगर कोई कानून नहीं है मगर न्याय का तगाजा है तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस मामले में चाहे तो यह अनोखी बात होगी, देश के हित में होगी, अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू करें, चीफ जस्टिस के सामने कहेंगे या तो माफ़ी मांगो या हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट शुरू करेंगे आपके खिलाफ। युवाओं को और बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोलना, परजीवी बोलना, ये सीजीआई की जो गरिमा है उसको शोभा नहीं देता। और ये मेरे हिसाब से तो है बहुत ही गलत कमेंट है। और एक तरह से गाली है। और बेरोजगारी, देखो आप तो देश में कितनी बेरोजगारी है। नीट का पेपर अभी आपको देखा लीक हुआ, कैंसिल हो गया। हर जगह पेपर लीक हो रहे हैं, इस वजह से लोग नौकरी में लग नहीं पा रहे हैं। और जहाँ पर नौकरी की वैकेंसी निकल भी रही है, लीक नहीं भी हो रहे हैं, तो लोग कोर्टों में चले जाते हैं, वो मैटर टल जाता है, स्टे हो जाता है। तो मैं दिख रहा हूँ कि पिछले जब से सरकार ये बीजेपी आई है केंद्र में, तब से तो ये नौकरी देना नहीं चाहती है। ऐसा माहौल बन गया तो लोग तो बेरोजगार वैसे भी हैं, बेरोजगारी पहले से भी थी, अब तो बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जब सरकार बेरोजगारी को कम नहीं कर सकती, रोजगार नहीं दे सकती, तो और अपनी मर्जी से कोई अगर सोशल मीडिया में या किसी और में जाना चाहते हैं तो चीफ जस्टिस इंडिया को इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं देखो एक बताओ, ये जो चीफ जस्टिस इंडिया ने इशू ये था, मैं बता दूं आपको कि एक एडवोकेट था, वो एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट नहीं बनाया गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रोसीजर है उसके तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले पिटीशन बहुत सी इसमें आ चुकी है इस तरह केसेस में, तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि भाई आप सीनियर एडवोकेट बनाने के लिए इस तरीके से प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे और ऐसे करेंगे। इन जो वकील साहब थे उनका कहना यह था कि प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट ने बना रखा है वो उसको पालन दिल्ली हाई कोर्ट ने नहीं किया, और मैं भी नहीं तो उसमें सीनियर एडवोकेट बन सकता था। तो उसने सुप्रीम कोर्ट में आता है और सुप्रीम कोर्ट में कहता है कि जी प्रोसेस इस्तेमाल सही नहीं किया तो उस प्रोसेस को सही करवाइए। उस वक्त ये कमेंट्स चीफ जस्टिस इंडिया कहते हैं, जो उस एडवोकेट से ये कमेंट करते हैं कि ऐसे लोग हैं इस देश में कि वो पैरासाइट हैं, युवा पैरासाइट हैं, वो दूसरों पर परजीवी हैं, दूसरों पर निर्भर करते हैं। उन्होंने एक बात और कही कि जो बेरोजगार हैं, जिन्हें काम नहीं मिला, किसी तरीके का नौकरी नहीं मिली या कोई प्रोफेशन नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि वो लोग जो है कॉकरोच के समान हैं। वो क्या करते हैं कि या तो वो सोशल मीडिया में चले जाते हैं या मीडिया में ज्वाइन कर लेते हैं या आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और वो फिर करते क्या है कि वो सीजीआई कहना है कि सिस्टम पे अटैक करते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या ये अभी ये चाहते हैं कि सिस्टम पे अटैक ना हो, आलोचना ना हो। डिसेंट आलोचना तो डेमोक्रेसी का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आलोचना डिसेंट को बंद कर दिया जाएगा तो लोकतंत्र हमारे देश में खत्म हो जाएगा। तो आप देखो ना कि चीफ जस्टिस इंडिया का यह बयान जो संवैधानिक परंपराओं के अगेंस्ट है, हमारे डेमोक्रेसी प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस तरह के चीफ जस्टिस इंडिया अगर देश के बनते रहेंगे, पुराने भी चीफ जस्टिस इंडिया के विवाद चल रहा है, बहुत सारे बनते रहेंगे, तो देश में मैं बताऊँ लोकतंत्र आगे चलेगा कैसे? हम तो मोदी जी पे ही आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जो है सर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। इलेक्शन जिस तरीके से हो रहे हैं, जिन पर हमेशा आरोप लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं है, बंगाल में या और जगह हम देखने को मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, चीफ जस्टिस इंडिया जिनकी ड्यूटी के संविधान को प्रोटेक्ट करने की है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर कराने की है, वो इस तरह की बात करेंगे कि बेरोजगार को एक तरह से गाली देंगे। मैं इसे गाली से भी ज़्यादा समझता हूँ। बेरोजगार बेचारे इतने परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहा, और उनकी सैलरी इतनी कम मिल रही है कि आप बताइए। मैं गजेंद्र बता रहा हूँ, मैंने देखा हुआ है कि 5,000 में, 6,000 में, 7,000 में, 10,000 में, और लोग बड़ी मुश्किल से दिल्ली में कमा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति है, और वो बेचारे बहुत से ऐसे हैं कि वो अलग फील्डों में चले जाते हैं। तो देखो एक बात बता दूं कि चीफ जस्टिस इंडिया का ये कहना कि ये तो जो है बेरोजगार हैं और ये सोशल मीडिया ज्वाइन कर लेते हैं, इनको अभी सीजीआई साहब को अभी ये जानकारी नहीं है।
मैं तो इस पर भी थोड़ा सा मुझे आश्चर्यचकित हूँ कि सीजीआई जो क्या ये सोशल मीडिया का आज के समय जो प्रभाव है और सोशल मीडिया के आज के समय जो प्रोफेशनल लोग जो अपना रहे हैं वो उनको जानकारी नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत से हमारे यहाँ यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं वो 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए पर मंथ तक कमाते हैं हमारे देश में। बाहर तो मैंने विदेशों में ये सुना है कि वो जो है तो वर्ल्ड के जो टॉप अमीर लोग हैं उनकी कैटेगरी में इस्तेमाल होते जा रहे हैं चंद सालों में। तमाम रोजगार दे रहे हैं, खुद रोजगार ले रहे हैं और रोजगार दे भी रहे हैं। अब देखो जैसे आपका चैनल है या और चैनल है, वो बेचारे चैनल चलाते हैं और 2-4-5 लोगों को रोजगार भी देते हैं और ज़्यादा लोगों को रोजगार भी देते हैं। कोई एडिटर रखते हैं एंड क्या क्या और भी रिपोर्टर रखते होंगे मेरे ख्याल से। तो ये रोजगार देने का साधन भी है। यही लाइन तो सरकार बोलती है, क्या उसी लाइन पे चलने की कोशिश बिल्कुल वही लान है, बिल्कुल वही लान है। तो आलोचना नहीं सहना चाहती है, ये भी रही। मोदी जी ने मुझे बताओ आज तक कोई 14 साल में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इंडिपेंडेंट जो पत्रकारों के साथ? आज तक कोई नहीं करी। तो वो आलोचना सुनना नहीं चाहते हो। देखो आलोचना को दबाने के लिए देश सोशल मीडिया पे कंट्रोल, मीडिया पे कंट्रोल, आवाज़ फ्री स्पीच पे कंट्रोल, लोगों को जेल में डाला गया है, लोगों के केस चल रहे हैं। नोएडा में जब ये प्रोटेस्ट किया मजदूरों ने, उनको जाने आतंकवादी क्या क्या बना के पेश कर दिया और उनके खिलाफ तो पता नहीं क्या क्या धारा लगा करके वो बेचारे जेल में बंद हैं और उनको बहुत पीटा गया। मैं एक बात तो बता दूं, इस वक्त जब ये बात चली है नोएडा की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा कदम कल उठाया है। उस जजमेंट की मैं तारीफ करूँगा, ऑर्डर की। वो केस अब लगा हुआ मंडे को 2 बजे के लिए, जो वहाँ पर कोई आनंद करके किसी को अरेस्ट किया गया था नोएडा के मजदूरों के उसमें। तो उनके एडवोकेट ने, जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करी। उन्होंने कहा कि इसको बहुत बुरी तरह से पीटा गया है इसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर किया है कल, ये कल का ऑर्डर है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई ये कोई टेररिस्ट हो रही हैं, आप इनका कैसा व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों के साथ में। तो उन्होंने उस एक्यूज्ड को जो कि जेल में बंद है उसको सुप्रीम कोर्ट में अपने सामने पेश करने के लिए ऑर्डर किए हैं कि मेरे हमारे सामने पेश कर, हम देखेंगे उसके बाद क्या किया आप लोगों ने। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो बेंच है दूसरी, ये सूर्यकांत जी वाली बेंच नहीं है, ये जैसे सूर्यकांत जी वाली बेंच है वो दूसरी बेंच है। उसने जो है 2 बजे परसों मंडे को वो उसको देखेगी अपने सामने। मुझे पूरी उम्मीद है उत्तर प्रदेश सरकार की लंबी बहुत किरकिरी होने वाली है, क्योंकि उसको पीटा गया है। और पुलिस में मुझे जानकारी मिली है वो तो पीटती रहती है और नोएडा के लोगों को तो बहुत पीटा गया है जो लेबर है। तो सूर्यकांत जी का ये बयान हमारे संविधान के अगेंस्ट है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी जो लान पकड़े हुए हैं, जो लोकतंत्र को दबाना चाहते हैं। अब चर्चा तो ये भी है कि लोकतंत्र शायद खत्म आगे ना हो जाए हमारे देश में। संविधान में खत्म होने की बात चल रही है, लोकतंत्र खत्म होने की बात चल रही है। न्यायपालिका से एक तो जनता का वैसी भरोसा उठ गया है, अगर सीजीआई इस प्रकार के बयान देंगे, कमेंट्स पास करेंगे तो फिर क्या होगा सर? देखिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की बात सीजीआई ने करी है। लेकिन मैं आप एक बात बता दूं, ये कोई पहला कमेंट नहीं है और लास्ट कमेंट भी नहीं है सीजीआई का। ये जो सूर्यकांत जी जब से सीजीआई बने हैं तब से ही ऐसे कमेंट देने के मामले मशहूर हैं। तो हम तो एक चीज़ देख रहे हैं, मैं पहले एक बात तो बता दूं कि जो भी सीजीआई आ रहे हैं वो अपने कार्यकाल में ऐसा कुछ करते हैं कि वो सबसे खराब सीजीआई साबित होते हैं। एक के बाद एक की उन्हें होड़ लगी हुई है। आप देखो ना, पहले चंचूड़ साहब थे, गवई साहब थे, अब ये भी आ गए। तो सारे सीजीआई जब रिटायरमेंट होता है तब तक वो ऐसे काम कर चुके होते हैं कि वो लगता है कि सबसे खराब सीजीआई हैं और देश उनको याद रखेगा कि इन्होंने इन्हीं के ज़माने में, इन्हीं के समय में सरकार ने जो अत्याचार लोगों पर किए हैं उन पर इन्होंने रोक नहीं लगाई और उनको एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करी है। तो अब ये सूर्यकांत सीजीआई है, इन्होंने पहले मजदूरों के बारे में भी पता है क्या कहा था। जब मजदूर जो नए लेबर कोड लागू किए गए हैं, वो लेबर कोड के बारे में जब पिटीशन आती है तो ये कहते हैं कि अरे ये लेबर तो यूनियन बना लेते हैं, ये तो मजदूर और व्यापार चलने नहीं देते हैं, बिजनेस को खराब करते हैं और फैक्ट्रियों को बंद करवा देते हैं। इस तरह के कमेंट लेबर के लिए। बताओ लेबर को आज भी सैलरी कहाँ टाइम से मिलती है? अब तो उन्होंने घंटे बढ़ा करके भी ज़्यादा कर दी हैं, उनकी सैलरी भी कम कर दी है लोगों को। इतनी बुरी स्थिति है हमारे देश में। लेकिन ये बात सीजीआई जो है ऐसी अनगल बात करके, संवैधानिक की बात करके, युवाओं को कॉकरोच बता करके, युवाओं के जो जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है। मैं बता दूं आपको, मुझे बताओ बेरोजगारी जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ रही है और लोग बड़े परेशान हैं, सुसाइड कर रहे हैं, किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं, यानी कौन कौन आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बेरोजगारों का ये अपमान करना, बेरोज के आप जो कॉकरोच की तरह से हैं उनको पैरासाइट कहा जा रहा है। ये कहना कि आप कॉकरोच हैं, आप जो है आप जो पैरासाइट हैं, मैं कह रहा हूँ उनके जले पर नमक छिड़कने से कम नहीं है, उससे ज़्यादा है। तो सीजीआई की एक भाषा, वो भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ऐसी बातें करते हैं जो असंवैधानिक बातें हैं। और जान पता है क्या कि जैसे अब असम के चीफ मिनिस्टर ने तो क्या क्या कहा था उसके बारे में, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बुराई कही इस बात की, आपने ऐसा कमेंट नहीं कर सकते। अब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई खुद ऐसी बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने सुना किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वकील हैं अब कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजीआई सूर्यकांत के खिलाफ मैदान में उतर चुके हैं और कैसे
ये लोग इन पर दबाव बना रहे हैं। वैसे देखा जाए साथियों तो ये सूर्यकांत जो हैं पहली बार ऐसा बयान नहीं दिए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे इनके ऐसे बयान जो देश हित के खिलाफ रहे हों। अभी साथियों आप लोगों ने देखा कि किस तरह से SC/ST एक्ट को लेकर इन्होंने एक नया फैसला सुनाया था और उस फैसले में ये बताया गया कि अगर बंद कमरे में या फिर निजी जगह पर किसी को गाली दिया जाता है, यानी कोई SC/ST का आदमी है, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति का आदमी है, उसको कोई बंद कमरे में भले ही रस्सी में बांध कर उसको मार पीट रहा हो, गाली दे रहा हो, लेकिन उसे अपराध नहीं माना जाएगा। सोचिए साथियों, जो भी जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, अगर SC और ST लोगों को ले जाकर बंद कमरे में मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जा सकता है। मतलब जब तक अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 2 से लेकर 4 या फिर उससे अधिक लोगों के सामने जब तक गाली न दिया जाए तब तक उसे गाली नहीं कहा जाएगा। सोचिए साथियों, बंद कमरे में अगर कोई गाली दे रहा है, मार पीट रहा है, कोई अपराध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर अगर उसको अपमानित किया जाता है, गाली दिया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये माना जाएगा कि उसने अपराध किया है। हो सकता है कि उस पर सज़ा हो सकती है, नहीं तो बंद कमरे में निजी जगह पर गाली दिया जाता है, भले ही चमार भंगी कुछ भी कह दे, कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह का जो फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया था। अब इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जातिवादी मानसिकता का यह जज यानी जो मुख्य न्यायाधीश बनकर बैठा हुआ है सूर्यकांत, इसकी कितनी घटिया सोच है। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।